प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग निर्णय बैच पढ़ रहे हैं और निर्णय बैच में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक का अध्ययन कर लिया था। निर्णय बैच में हम लोग एनसीईआरटी के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में हम लोगों ने चैप्टर 9 तक पूरा डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ रहे हैं, क्लास 11th की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद हम लोगों को आगे पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्लास चैप्टर नंबर 10 पे आएंगे। उसके पहले हम बता दें, 5:30 पे प्रत्येक दिन सुबह 5:30 पे प्रत्येक दिन सुबह मंडे को छोड़ करके, यानी मंगलवार से लेकर के और शनिवार तक आपके लिए जो है एक क्लास होती है 5:30 पे मॉर्निंग में। और ये 1 घंटे की क्लास होती है जो कि आपकी टीजीटी पीजीटी के लिए है। और इसमें हम लोग इस समय एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। 6:30 से हमारी सुपर टेट की क्लास होती है, जिसमें हम लोग सुपर टेट का जीएस पढ़ेंगे पूरा। और शाम को 4 बजे हमारी सुपर टेट की एक क्लास होती है, जिसमें हम लोग सुपर टेट के स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ाई करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट को। सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। कोशिका चक्र क्या कहते हैं, इसको पढ़ेंगे। सूत्री विभाजन पढ़ेंगे और सूत्री विभाजन कोशिका का महत्व पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन और उसका महत्व पढ़ेंगे। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को देखते हुए चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर अगर देखें, क्या आप जानते हैं कि सभी जीव चाहे सबसे बड़ा क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता। मैंने कई बार आपसे बताया कि जीव कितना भी बड़ा हो, जब वो विकसित होगा तो एक छोटी सी कोशिका से ही विकसित होता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा नहीं होता। जब वो अभी आपको छोटा लग रहा है, लेकिन अगर वो लगातार अपने आप में परिवर्तन करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जीवन का सबसे बड़ा व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने जो सोसाइटी होती है उसमें बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकता है। परिवर्तन एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। जब रोज काम करते हैं आप, तो एक दिन आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आपके समाज में परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। आप सोचिए कि जब कोई पहली बार कोई नया काम करेगा तो लोग उसका अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रथा बन जाती है और सब लोग वही कार्य करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से जब कोई जीव पैदा होता है तो एक छोटी सी कोशिका होती है, यानी एक कोशिका मतलब आपने देखा होगा कि आम का बीज, मान लेते हैं कि एक कोशिका है और उसको जब आपने लगाया तो वह एक कोशिका से विकसित होकर के आम का इतना बड़ा विशाल वृक्ष बन गया। वह वृक्ष कैसे बना? लगातार कोशिका में विभाजन हुआ। मुर्गी के अंडे में एक कोशिका है, लेकिन वो लगातार विभाजित होती है और विभाजित होकर के उसमें से चूजे का निर्माण होता है। 20-21 दिन में ही एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो यह क्यों संभव होता है? क्योंकि कोशिका में क्या होता है? विभाजन पाया जाता है। कह रहा कितना भी बड़ा जीव हो चाहे छोटा जीव हो, सब में कोशिका होती है और वह कोशिका विभाजन करने की क्षमता रखती है, जिससे विकसित होकर के उस जीव का निर्माण होता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषताएं। कह रहा वृद्धि करना और जनन करना एक कोशिका की नहीं, बल्कि सभी सजीव जो होते हैं उनकी विशेषता मानी जाती है। यानी वृद्धि करना और जनन करना सभी कोशिकाओं की ही नहीं, बल्कि सभी सजीवों की विशेषता मानी जाती है। सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर के जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर के 2 नई संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये नवनिर्मित संतत कोशिकाएं स्वयं वृद्धि व विभाजन करती हैं। कह रहा है पहले एक कोशिका विभाजित की, 2 बनाई, फिर दोनों विभाजित की, 4 बनाई, फिर चारों विभाजित कर रही हैं, फिर 8 बन रही हैं। इस तरह से एक नई कोशिका जो पैदा होती है वह भी कोशिका विभाजन करके नई कोशिका का निर्माण करती है। इसीलिए तो 1838 ईस्वी में, जब 1838 ईस्वी में किसने 1838 ईस्वी में जब स्लाइडेन ने कहा कि सभी पौधे किसके बने होते हैं, सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। फिर 1839 में जब किसने कहा, स्वान ने कहा कि सभी कोशिका जो होते हैं, यानी सभी जीव जो होते हैं, सभी जंतु, ठीक, सभी जंतु जो होते हैं कोशिका के बने होते हैं। 1855 में लेकिन ये दोनों लोग ये नहीं बता पाए थे नई कोशिका का जन्म कहाँ होता है। 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही पैदा होती हैं, जिसके लिए कोशिका वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या लिखा था? ई सेलुला, ठीक है, ओमनी सेलुला, ई सेलुला हमने पढ़ा था। कहाँ पे? चैप्टर आपका है 8, जिसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़े थे। ठीक, यानी एक पैतृक कोशिका
और एक इसकी संतत वृद्धि व विभाजन के बाद नई कोशिकाएं जनसंख्या का निर्माण करती हैं। दूसरे शब्दों में इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना निर्मित होती है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। कह रहा एक संरचना निर्मित हो जाती है जिसमें कई लाख कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। कोशिका चक्र पे आते हैं। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृत व कोशिका वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृत और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है। वह संतत कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम कह रहा लगातार कोशिकाओं के विभाजन में जो जीनोम होता है, यानी जो उनकी पैतृक कोशिका का जीनोम होता है, जैसे डीएनए होगा, वह डीएनए क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, पैदा होने वाली कोशिकाओं में घटनाओं का यह अनुक्रम जिससे कोशिका अपने जीनोम के दुगड़न व स्वयं के संगठन संश्लेषण तत्पश्चात कोशिका होकर के संतत कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृत गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतत केंद्रकों में वितरित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। किसमें होती हैं? आनुवंशिक नियंत्रण के अंतर्गत ये सभी घटनाएं आपकी होती हैं। आप सब लोग जानते हैं किसमें? आनुवंशिक नियंत्रण यानी जेनेटिक। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं कोशिका चक्र की प्रवस्था कौन कौन सी है, इसमें देखेंगे। ये देखिए कोशिका चक्र की प्रवस्था आपको दिखाई गई है। एक्चुअली कोशिका चक्र में जो प्रवस्था होती है यहाँ पे दी गई है। अंतरावस्था होता है और क्या होता है, यम अवस्था होता है। अंतरावस्था देखिए इतना जो है ये अंतरावस्था का हिस्सा है और ये जो है यम प्रवस्था का हिस्सा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे तो देखिए अंतरावस्था में 3 घटनाएं होती। पहला होता है जीवन फेज यानी फर्स्ट ग्रोथ पीरियड यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज। दूसरा होता है सिंथेसिस फेज और नंबर 3 पे हो जाता है कौन सा, G2 फेज। 3 फेज होते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज यानी जीवन, सिंथेसिस फेज और उसके बाद G2 यानी सेकेंड ग्रोथ फेज। उसके बाद यम फेज में चला जाता है विभाजन करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और लास्ट में साइटोकाइनेसिस। ठीक, तो 5 अवस्थाओं से गुजरता, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, उसके बाद अंत्यावस्था और लास्ट में कोशिका का विभाजन हो जाता है। चलिए आ जाते कोशिका चक्र की प्रवस्थाओं पर। एक प्रारूपिक यानी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती हैं। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। उदाहरण ईस्ट के कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि अलग अलग जीवों में कोशिका के विभाजन में समय लग सकता है अलग अलग प्रकार का। जैसे कि ईस्ट कोशिका चक्र के पूर्ण होने में कितने मिनट लगता है, 90 मिनट लगता है। ठीक, जबकि वहीं पे अगर हम मनुष्य की बात करें तो 24 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, 24 घंटे में से भी ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पर देखिए कोशिका चक्र की मूल 2 अवस्थाएं होती हैं यानी प्रवस्थाएं होती हैं। एक है अंतरावस्था जिसमें जीवन, G2 और यस फेज आता है और दूसरा है आपका यम प्रावस्था जिसे हम लोग सूत्री विभाजन करते हैं। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस आता है। सूत्री विभाजन यम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या सूत्री विभाजन होता है और अंतरावस्था 2 क्रमिक यम प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका में औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में ही पूर्ण होता है। देखिए कह रहा है यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे में कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण होता है। इसमें कोशिका चक्र में कुल अवधि 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में व्यतीत होती। कह रहा है पूरा तो 24 घंटा लगता है विभाजन होने में,
लेकिन 23 घंटे किस में लग जाते हैं, अंतरावस्था में। और विभाजन होने में कितना समय लगता है, 1 घंटे। यानी विभाजन के लिए तैयार होने में 23 घंटे और विभाजन होने में कितना घंटे लग जाते हैं, 1 घंटे लग जाते हैं। यम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन, यानी केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस से होता है। कहाँ से होता है, पहले केंद्रक का विभाजन, एक कोशिका है, इसमें पहले केंद्रक का विभाजन होगा तो कितने कितने हो जाएंगे, 2 केंद्रक हो जाएंगे। फिर ये दोनों केंद्रक कोशिका को खींचेंगे और कोशिका 8 जैसी संरचना में आ जाती है और बाद में क्या होगा, कोशिका विभाजित हो जाएगी, यहाँ पे प्लेट बन जाएगी और एक ही साथ कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो पहले किसका विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस का होता है, जो कि संतत गुणसूत्र में पृथक्करण सब सूत्री विभाजन के समतुल्य होता है। और इसका अंतःकोश का द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस के साथ होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह एक प्रावस्था है जिसमें कोश का विभाजन के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोश का वृद्धि व डीएनए का पृथक्करण दोनों होते हैं। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है पश्च सूची अंतरकाल प्रावस्था यानी जीवन फेज। दूसरा है संश्लेषण प्रावस्था यानी यस फेज। और नंबर 3 पे है पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था जिसे हम लोग कहते हैं G2 फेज। ठीक, यहाँ पर आ जाते हैं। पश्च सूत्री अंतरकाल प्रावस्था जीवन फेज समसूत्री विभाजन एवं डीएनए पृथक्करण के बीच अंतरकाल को प्रदर्शित करता है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है और लगातार वृद्धि करती, परंतु इसका डीएनए पृथक्करण नहीं करता। यस फेज या संश्लेषी प्रावस्था के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इनकी पृथक्कृत होते। कह रहा है कि जो जीवन फेज होता है, देखिए जीवन प्रावस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती, परंतु इसमें डीएनए का निर्माण नहीं होता, इसमें डीएनए पृथक्कृत नहीं करता, बल्कि यस फेज या संश्लेषण फेज के दौरान डीएनए का निर्माण और इसकी प्रतिकृति होती है। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यदि डीएनए के आरंभ में 2 कार्बन थे तो चिन्हित किया जाएगा तो यह बढ़ करके कितने कार्बन हो जाए, 4 कार्बन हो जाता है। यद्यपि गुणसूत्र की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती। यदि जीवन प्रावस्था में कोशिका दुगुणित है या 2n गुणसूत्र है तो यस प्रावस्था के बाद भी इसकी संख्या वही रहती है जो जीवन प्रावस्था में थी, अर्थात 2n होगी। प्राणी कोशिका में यस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही पृथक्करण, कह रहा प्राणी कोशिका में यस प्रावस्था के दौरान केंद्रक में डीएनए का जैसे ही पृथक्करण प्रारंभ होता है वैसे ही तारक केंद्र का कोशिका द्रव्य में पृथक्करण होने लगता है। कोशिका वृद्धि के साथ सूत्री विभाजन हेतु G2 प्रावस्था के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रौढ़ व्यक्तियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। कह रहा प्रौढ़ व्यक्तियों में कुछ कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, जैसे कि हृदय की कोशिका और अनेक दूसरी कोशिकाएं यदा कदा विभाजित होती हैं। ऐसा तब होता है जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को बदलने की आवश्यकता होती है। ये कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं उन्हें जीवन प्रावस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं। कह रहा जीवन प्रावस्था से निकल के कहाँ पहुंच जाती हैं, निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं, जिसको कोशिका चक्र का शांत काल कहते हैं या इसी को क्वेसेंट फेज कहा जाता है, यानी G0 फेज कहते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं G0 फेज कहाँ पे है। इस अवस्था की कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं लेकिन यह विभाजित नहीं होती। इसका विभाजन जीव की आवश्यकता अनुसार होता है। प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल दुगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद हैं। कह रहा प्राणी में जो होती हैं कोशिकाएं, देखिए प्राणी में सूत्री विभाजन केवल दुगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है, हालांकि इसका कुछ अपवाद जैसे कि हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। उदाहरण के लिए नर मधुमक्खी, किसमें, नर मधुमक्खी में, ठीक है। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित और दुगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। पादपों में पीढ़ी एकांतरण के उदाहरणों को याद करते हुए पादप जातियों और अवस्थाओं की पहचान करें। इनमें अगुणित कोशिकाओं में सूत्री विभाजन दिखाई पड़ता है। अब आपको पढ़ना सूत्री प्रावस्था, उसके बारे में हम बताएंगे। पहले आप 2 चीज़ यहाँ पे देख लीजिए। पहले तो G0 देख लीजिए कहाँ पे है, तो G0 अवस्था ये है। देखिए कह रहा है कि अगर कोई सेल ऐसी है
प्रौढ़ावस्था में जैसे हृदय की कोशिका, अब उसको विभाजन नहीं करना तो किस में चलेगी, शांत काल में। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, G0 अवस्था। जीवन से आगे ना बढ़ करके वो कहाँ चलेगी, शांत काल में। यहाँ पे एक टॉपिक दी गई, ध्यान से देखते हैं। पादप व प्राणी अपने जीवन काल में कैसे वृद्धि करते हैं? क्या पादपों में भी सभी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? क्या आप सोचते हैं कि कुछ कोशिकाएं सभी पादपों एवं प्राणियों के जीवन में हमेशा विभाजित होती रहती हैं? क्या आप उच्च कोटि के पादप में उच्च ऊतकों का नाम व स्थान बता सकते हैं जिसकी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं? शीर्षस्थ कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका जीवन भर विभाजित होती रहती है। देखिए, हम लोग पढ़े थे पादप में जो है, पादप ऊतक अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हमने पढ़ा था पादप में जो होती हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार के, सॉरी, पादप में कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक को हम लोग कहते थे मेरिस्टेमेटिक ऊतक, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, और एक को कहते हैं परमानेंट ऊतक। तो जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है, यानी जिसे विभजोतक ऊतक कहते हैं, विभजोतक ऊतक का ये लक्षण होता है कि वो लगातार विभाजित होती रहती हैं, जबकि परमानेंट ऊतक लगातार विभाजित नहीं होता। लेकिन हम लोगों के बॉडी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता। यही कारण तक मनुष्य या जंतु की उम्र एक उम्र तक वृद्धि होती है, उसके बाद उनमें वृद्धि नहीं होती, जबकि पौधे अपने सूखने के उम्र तक यानी मरने की उम्र तक भी लगातार वृद्धि करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें शीर्षस्थ कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग, विभजोतक ऊतक कहते हैं। क्या प्राणियों में भी ऐसा विभजोतक ऊतक पाया जाता है? तो आप कहेंगे प्राणियों में ऐसा ऊतक नहीं पाया जाता। आप प्याज की जड़ की शीर्ष पर पाई जाने वाली कोशिका में सूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके होंगे। क्लास 9th के में प्रैक्टिकल के रूप में रखा गया है, तो आप कर चुके होंगे चूंकि 11th की बुक आप पढ़ रहे हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका में 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? जो आपको याद रखना, प्याज में, आपके प्याज की प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीवन अवस्था, यश अवस्था और यम प्रवस्था के बाद कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे? यदि कोशिका यम प्रवस्था के बाद डीएनए की मात्रा 2C है, तो G1 यश और G2 प्रवस्था के बाद इनकी कितनी मात्रा होगी, ये आपको बताना है। आप सोच करके, समझ करके, आप कमेंट करके इसके बारे में बताइए। बहुत आसान है, आपको बताने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, मुझे पूर्ण भरोसा है इस बात में। चलिए, अगली टॉपिक हमारी है कोशिका विभाजन की अवस्थाएं। क्या है? कोशिका विभाजन की प्रवस्थाएं। तो देखते हैं क्या है। यह कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है। इसमें कोशिका के सभी घटकों में बृहद पुनर्गठन होता है। जनन व संतत कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती हैं, इसीलिए इसे सम विभाजन कहते हैं, यानी सम विभाजन या माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। सुविधा के लिए सूत्री विभाजन को केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। कैरियोकाइनेसिस यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि कोशिका विभाजन एक प्रगतिशील प्रक्रिया है और इसकी विभिन्न अवस्थाओं के बीच स्पष्ट रूप से विभाजन करना मुश्किल है। कैरियोकाइनेसिस को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्वावस्था, नंबर 2 है मध्यावस्था, नंबर 3 है पश्चावस्था और नंबर 4 है अंत्यावस्था, यानी 4 अलग अलग अवस्थाओं में इसे बांटा गया है। पूर्वावस्था की बात करें तो अंतरावस्था की यश व G2 अवस्था के बाद पूर्वावस्था यानी कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव होता है। यश व G2 अवस्था में डीएनए के नए गुणसूत्र बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं होते हैं। गुणसूत्री पदार्थों के संघनन का प्रारंभ भी पूर्वावस्था की पहचान है। गुणसूत्री संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही गुणसूत्री द्रव्य स्पष्ट होने लगते हैं। तारककाय व तारक केंद्र, जिसका अंतरावस्था की यश प्रवस्था के दौरान ही दुगुड़न होता है, अब कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। पूर्वावस्था के पूर्ण होने के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, इनकी निम्न विशेषताएं हैं। गुणसूत्री द्रव्य संघनित होकर के ठोस गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र 2 अर्ध गुणसूत्रों में बना होता है जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अंतरावस्था के समय जिस तारककाय का दुगुड़न होता है वह कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। प्रत्येक तारककाय सूक्ष्म नलिकाओं को विकिरित करता है, जिसके तारक एस्टर कहते हैं। ये तंतु व तारक मिलकर समसूत्री विभाजन तंत्र बनाते हैं। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका में सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है तो गाल्जिकाय, अंतर्द्रव्य जालिका,
केंद्रिका और केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देते हैं। कह रहा है कि अगर पूर्वावस्था के अंत में इन्हें माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो इसमें गाल्जी का, अंतराद्रव्य जालिका, केंद्रक और केंद्रक का आवरण दिखाई नहीं देता है, यानी ये सब क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, विभाजन में लग जाते हैं। मध्यावस्था की बात करते हैं तो मध्यावस्था में आप देखेंगे कि केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं। इस अवस्था द्वारा गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत ही सरल तरीके से किया जाता है। मध्यावस्था गुणसूत्र दो संतत अर्ध गुणसूत्रों में बना होता है जो आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। क्या कह रहा है, दो गुणसूत्रों से अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है जो कि आपस में गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। गुणसूत्र बिंदु के सतह पर एक छोटा बिंब आकार की संरचना मिलती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। सूक्ष्म नलिकाओं से बने यह हुए तर्कतंत्र से जुड़ने का स्थान इस संरचनाएं काइनेटिक कोर हैं जो दूसरी ओर कोशिका के केंद्र में स्थित गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं। मध्यावस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर स्थित रहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्रों का एक अर्ध गुणसूत्र एक ध्रुव से तर्कतंत्र द्वारा अपने काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है। वहीं इसका संतत अर्ध गुणसूत्र तर्कतंत्र द्वारा अपने काइनेटोकोर के विपरीत ध्रुव से जुड़ा होता है। मध्यावस्था में जिस तल पर गुणसूत्र पंक्तिबद्ध हो जाते हैं उसे मध्यावस्था पट्टिका कहते हैं। इस अवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कह रहा है तर्कतंतु, यहाँ पे आ जाएंगे, तर्कतंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। तर्कतंतु मध्य रेखा की ओर आकर मध्यावस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होकर के ध्रुवों से तर्कतंतु से जुड़ जाते हैं या जुड़े होते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अगली हेडिंग आपकी कौन सी है, होती है पश्चावस्था होती है, यानी पश्चावस्था के आरंभ में मध्यावस्था पट्टिका पर आए प्रत्येक गुणसूत्र एक साथ अलग होने लगते हैं। इन्हें संतत अर्ध गुणसूत्र कहते हैं जो कोशिका विभाजन के बाद बनने वाले नए संतत केंद्रक का गुणसूत्र बनेंगे। ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार गुणसूत्र मध्यांश पट्टिका से काफी दूर जाने लगता है। तब प्रत्येक का गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर होता है और गुणसूत्रों में को ध्रुवों की ओर जाने का नेतृत्व करते हैं। साथ ही गुणसूत्रों की भुजाएं पीछे होती हैं। पश्चावस्था की निम्न विशेषताएं होती हैं। गुणसूत्र बिंदु विखंडित होता है और अर्ध गुणसूत्र अलग होने लगते हैं। अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगता है। अंत्यावस्था की बात करते हैं। सूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था के प्रारंभ में अंत्यावस्था गुणसूत्र को क्रमानुसार अपने ध्रुवों पर ले गए हैं, असंगठित होकर के अपनी संपूर्णता को खो देते हैं। एकल गुणसूत्र दिखाई नहीं देता और अर्ध गुणसूत्र द्रव्य दोनों ध्रुवों की तरफ एक समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इस अवस्था की मुख्य घटनाएं निम्नवत हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर एकत्रित हो जाते हैं और पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। केंद्रिका गाल्जिका तथा अंतर्द्रव्य जालिका का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण होने लगता है। इसके बाद आ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। सूत्री विभाजन के दौरान दुगुणित गुणसूत्रों के संतत केंद्रकों में संपृथकन होता है जिसे केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वयं एक अलग प्रक्रिया द्वारा दो संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। प्राणी कोशिका का विभाजन जीवद्रव्य कला के एक खांच बनने के संपन्न होता है। खांचों में लगातार गहरा होने पर अंत में केंद्रक में आपस में मिलने से कोशिका द्रव्य दो बराबर भागों में बंट जाता है। यद्यपि पादप कोशिकाएं जो अपेक्षाकृत अप्रसरणीय कोशिका भित्ति से घिरी रहती हैं, इनमें कोशिका द्रव्य विभाजन दूसरी भिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है। पादप कोशिकाओं में नई कोशिका भित्ति निर्माण कोशिका के केंद्र से शुरू होकर के बाहर की ओर पूर्व स्थित पार्श्व कोशिका भित्ति से जुड़ जाता है। नई कोशिका भित्ति निर्माण एक साधारण पूर्वगामी रचना से प्रारंभ होता है जिसे कोशिका पट्टिका कहते हैं।
जो दो सन्निकट कोशिकाओं की भित्तियों के बीच मध्य पट्टिका को दर्शाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का तथा प्लास्टिड लवक दौर का दो संतत कोशिकाओं में वितरण हो जाता है। कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता है, जिसके परिणामस्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसे बहुकेंद्र की कोशिका को संकोशिका कहते हैं। उदाहरण नारियल का तरल भ्रूणपोष। आगे बढ़ जाते हैं। सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व। सूत्री कोशिका या मध्यवर्ती विभाजन केवल दो द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों और सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाओं में भी सूत्री विभाजन देखा जाता है। सूत्री विभाजन एक प्राणी के जीवन का यह महत्व होता है कि इसको समझना काफी आवश्यक। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां पे अगुणित और द्विगुणित कीटों के बारे में पढ़ा गया? इस विभाजन के से बनने वाली द्विगुणित संतत कोशिकाएं साधारणतः समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों के वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण होती हैं। कोशिका वृद्धि के परिणामस्वरूप केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजन केवल केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्री विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह में कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती हैं। इस प्रकार से हमने समसूत्री विभाजन को कंप्लीट किया। अगले वीडियो में, आज ही के दिन में अगले वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है? अर्धसूत्री विभाजन। और पूरा अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने के साथ ही यह चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।